स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे, जहां उनका पुलिस लाइन के एलिपेड पर भिलाला संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान किला ग्राउंड पहुंचकर औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के ग्राम बगदून में स्थित नवीन थाना का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, जिससे स्थानीय जनता और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने जुड़कर इस महत्वपूर्ण कार्य का शुभारंभ किया। लोकार्पण के बाद सीएम ने ओमकार भिलाला आदिवासी संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने आदिवासी बहनों और भाइयों के साथ नृत्य किया। इस आयोजन में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उनके साथ सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लिया। ग्राम पंचायत करहल के ग्रामीण उम्मीद लगा रहे हैं कि सीएम मोहन यादव अपनी घोषणा पर अमल करते हुए करहल को नगर पंचायत का दर्जा दे। आपको बताते चले कि करहल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जनता की सरकार से मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव के दौरे से जनता को काफी उम्मीदें हैं। चार बार आए, 4 बार घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उनने भी घोषणा की। मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता है क्या इस प्रदेश में? जब वो घोषणा की है तो उसको नगर पंचायत बनाना चाहिए ना। आप वादा करते हैं, वादा निभाना चाहिए। आज जो प्रशासन आया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर बोलते हुए कहा कि अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के हाथों द्वारा देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं, निबंध लिख रहे हैं और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता से भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी युवाओं के बीच लेकर आया जाएगा, जिसे सरदार पटेल जी ने दिखाया था और पीएम नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका यह व्यक्तित्व, उनका यह कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी और जीएसटी उत्सव को लेकर बीजेपी कार्यालय झाबुआ पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर जानकारी साझा की। आम जनता तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और हमारा संकल्प झाबुआ अलीराजपुर जिले के सभी भाइयों बहनों का संकल्प है कि झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला आत्मनिर्भर बने। संकल्पों को आम जनता तक पहुंचाने का भारत। मध्य प्रदेश में 25 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ये मौतें हुई।
9 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और एमपी सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बच्चों की किडनी फेल होने की बात कही गई थी। बावजूद इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उपवास रखकर सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी थी। अब कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले की जांच एसआईटी से हो, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे और दोषियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। इसलिए हम राजनीतिक विपक्ष होने के नाते प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। हमें जैसे ही पता चला, हमने सब काम छोड़ के सरकार को जगाने की कोशिश की। हमें जैसे ही बच्चों की वेदना का उनके माता पिता से मिलकर उस संवेदना का आभास करके हमने प्रोटेस्ट किया पूरे प्रदेश में, श्रद्धांजलि का भी और इस सरकार के अपराधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का लेके भी। अब बारी प्रदेशवासियों की है। मीडिया ने भी अपना काम किया है, प्रमुखता से किया है, निडरता से किया है, ईमानदारी से किया है। प्रदेशवासियों, आपसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके चेहरे तरफ देखो आप। 25 बच्चों की हत्या हो गई और आप कुछ नहीं बोलेंगे, घर में बैठे रहेंगे। आज इन बच्चों का नंबर है, कल हमारे बच्चों का नंबर आएगा। कितनी रोज घटनाएं घटती है, कितनी रोज असंवेदनशील सरकार की यातनाएं होती है। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सरकारें आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, ये विचार जीता, ये विचार हारा। पर ऐसे अपराधी लोग जो आप फिल्मों में देखते हैं कि नकली दवाइयों से हत्याएं होती है, मौतें होती है, वेदनाएं होती है, हाहाकार होता है, वैसा ही सीन था छिंदवाड़ा का। और कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में जहां एक और डॉक्टर सोने को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के डॉक्टर इस गिरफ्तारी के विरोध में है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोष केवल डॉक्टर का नहीं बल्कि सरकार का है। एसोसिएशन के नेताओं का कहना है कि कफ सिरप के टेंडर करवाने वाले अधिकारियों और ड्रग एंड फूड अधिकारियों ने इस दवा को अनुमति दी थी, इसलिए उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि सिर्फ डॉक्टर पर। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह सरकार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है। एक साल पुराना मॉलिक्यूल है जो महाकौशल के हमारे कई पीडियाट्रिशियन से बात हुई और उन क्षेत्रों में बहुत लंबे टाइम से लिखा जा रहा है। तो ये मोनोपोली का जो प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है, ये भी डॉक्टर को गलत तरह से फ्रेम करने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कोई बहुत अनयूजुअल मॉलिक्यूल नहीं था। एक आप भी जानते हैं, हर दवाई का एक बैच नंबर होता है जो एक साथ एक लॉट तैयार होता है। तो पर्टिकुलर किसी लॉट में जो दिक्कत आई है, उसकी जो है उसको मोनोपोली से मिला करके गड़बड़ कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर लॉट की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, जिस वजह से उसमें डाइथाइल ग्लाइकोल मिला, जिस वजह से बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन उसको घुमाने के लिए मोनोपोली, इरेशनल कॉम्बिनेशंस नहीं देना, उस तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है। हम आप मीडिया बंधुओं से ये चाहते हैं कि जो सही मुद्दा है उसे पकड़ना होगा और सही की तरफ आगे नहीं बढ़े तो जो गुनाहगार लोग बच जाएंगे, डॉक्टर्स का मनोबल कम होगा। एक तो जो डॉक्टर अग्रवाल ने बात कही थी, वो बात इस बारे में कही थी कि इस कॉम्बिनेशन से, इस दवाई से पर्टिकुलरली बच्चों की मौत की समस्या जैसी बातें आ रही हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने दिया, जो क्लोरफेनामिन और फिनाइलेफ्रिन वाला कॉम्बिनेशन था, उसकी वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, उसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। बच्चों की मौत की वजह जो है वो एडल्टरेशन था, वो मिलावट थी दवाइयों में, और उसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख दवाई आई, तो 1 लाख दवाइयों की तो चेकिंग कोई नहीं कर सकता। रैंडम सैंपलिंग होती है हर बैच। एक बैच निकला और यही उसका नियम है कि रैंडमली दवाई को लिया और उसकी उन्होंने चेकिंग की, और चेक करने के बाद
उसको आगे बढ़ा दिया। ये इसका नियम है। लेकिन अब इस बैच की चेकिंग हुई या नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कैसे मार्केट में आ गई, हम यही सरकार से सवाल कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बुरहानपुर से दे दें, जहां सांप के डसने से एक बच्चे की मौत हो गई। जी हां, धामन गांव में 8 साल की मासूम को सांप ने डसा। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामन गांव में ये घटना घटी है। एक मासूम बच्चे की सांप के डसने की वजह से जान चली गई है। हालांकि उसे अस्पताल में भी ले जाया गया और देखा गया कि लेकिन बच्चे की सांस नहीं चल रही थी और सांप ने मासूम की जिंदगी छीन ली। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि इलाज के लिए उसे ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। और देखिए तस्वीरें भी सामने है, सांप के डसने से एक मासूम की जान चली गई है। बताते चले कि लगातार इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है, जहां सांप का कहर लोगों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां धामन गांव में एक बच्चे को सांप ने डस लिया और सांप के डसने की वजह से मासूम की जान चली गई। देवास में भौरंसा के संवरसी निवासी वीर सपूत शहीद संजय मीणा को अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर जब देवास से होकर संवरसी गांव पहुंचा तो हर गली हर मोड़ पर लोग भारत माता के जयकारे लगाते हुए अपनी आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए खड़े नजर आए। जहां जहां में शहीद संजय मीणा का वाहन गुजरा, लोगों ने फूलों की वर्षा कर अपने वीर सपूत को नमन किया। आज भाई संजय मीणा हमारे, जिन्होंने संवरसी गांव में जन्म लिया, और संवरसी से हम कहते हैं कि वीरों की भूमि है। यहाँ की माता संजय मीणा, जो इस देश की रक्षा के लिए जिसने अपना सर्वोच्च निछावर किया, हम सभी उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। आज उनकी शहादत को आज हजारों हजार लोगों ने यहाँ पर पर श्रद्धांजलि दी है। मैं इस सोच के एकत्र परिवार को, सम्मानित लाल सिंह जी जो उनके पूज्य पिताजी हैं, माता देवी पार्वती जी उनकी माता है, उन दोनों को भी। एमजी रोड थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे की स्थिति बन गई, जिस समय पुलिस टीम नियमित वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक छात्र नेता को रोका गया, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। जानकारी के अनुसार छात्र नेता के वाहन के कागजों की जांच को लेकर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए धरने की चेतावनी दी। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस ने छात्र नेता के साथ अभद्रता की और बिना किसी ठोस कारण के उसका वाहन रोका। वहीं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया गया। इस विवाद के बाद एमजी रोड थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाया। ये ऑलरेडी वाहन चेकिंग चल रही थी। वाहन चेकिंग में एक वाहन को रोका गया, जो कि विद्यार्थी परिषद का कोई असावश था, उसके आपत्ति व्यक्त की गई थी और उसमें सब लोग इकट्ठे हुए थे, समझा। इसके बाद इनको सबको रवाना करा दिया। बुरहानपुर जिला में कार्यालय में नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने निजी हॉस्पिटलों द्वारा भारत सरकार के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना और शासकीय जिला अस्पताल में बरती जा रही लापरवाहियों को लेकर शिकायत की। साथ ही कई बिंदुओं पर जांच करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उपचार कराने आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने विश्वास दिलाया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नेपानगर विधायक महोदय आई थी मेरे पास और उन्होंने कुछ निजी अस्पताल के खिलाफ कुछ तथ्य दिए हैं। उसकी मैंने सीएमएचओ से बोला है 3 दिन में जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो बहुत सारे एक्शन इनके अंदर कार्रवाई। अस्पतालों में आयुष्मान को लेकर कोई जानकारियां बहुत नहीं लग रहा है, जिससे कि जो गरीब जब तक पहुंचती उनको सही जानकारी मिल पाए। आयुष्मान स्कीम के अंदर ये है कि उन लोग का पूरा डिस्प्ले होगा। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड ही मामले थे, जो हमारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान संचालित है,
हमारे मोदी जी का तो ये एक लक्ष्य था कि एक गरीब व्यक्ति को इमरजेंसी में कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा हमारे स्वास्थ्य होती है, तो उन्होंने 5 लाख का एटीएम कार्ड हमारा आयुष्मान दिया था कि वो पेशेंट जाएगा और इलाज तत्काल दूंगा। कुछ जगह से हमें शिकायत मिली थी कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई जगह ये मिल रहा था कि भाई वहां पर ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बिल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कई जगह से ये हमें जानकारी मिली थी कि हम लोग वहां एडमिट हो जाते हैं, अप्रूवल आने में लेट होता है। अस्पताल के नाम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कुटुंब खत्म हो गई थी, तो कंपनी ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिंड जिले के छात्रवृत्ति योजना में 25 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। साल 2017 से 2021 तक फर्जी खातों के जरिए बार बार छात्रवृत्ति की राशि निकाली गई। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट में जब फर्जी खातों में बार बार भुगतान का मामला सामने आया तो जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने जांच समिति गठित की और परत दर परत घोटाले का खुलासा होता गया। जांच में सामने आया है कि कई छात्रों को बिना आय प्रमाण पत्र ही पैसा दे दिया गया है और कुछ खातों में तो 15 से अधिक बार राशि ट्रांसफर की गई है। घोटाले में बबेड़ी हाई स्कूल के शिक्षक राम कुमार शाक्य, कंप्यूटर संचालक सुनील शाक्य और दमोह के स्कूल संचालक बलबीर सिंह सहित 5 ज्ञात और कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। में लगातार रोज नए नए घोटाला का खुलासा तमाम, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे वो हम लोगों की विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हो, वो व्यापक स्तर पर करने का काम कर रही है। अभी हाल में ही जो भिंड जिले में छात्रवृत्ति घोटाला जो निकल कर आया है, काफी लंबे समय से हम लोग विपक्ष के लोग इस घोटाले पर अपनी बात मुखरता के साथ रख रहे थे कि 2017 से लेकर और 2021 तक जो बीच में जो छात्रवृत्तियों का जो बच्चों के जो गरीब कमजोर तबके के बच्चे हैं उनके हितों के लिए बनाई गई राशि का आहरण करने का काम जो लोग सत्ता के संरक्षण में है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या प्राइवेट बॉडी के लोग हों। एक प्रकरण 2018 से 2021 के बीच में बच्चों को जो छात्रवृत्ति भुगतान होती है उसमें बच्चों के खातों के बच्चों के नाम के सामने अन्य खातों में छात्रवृत्ति का भुगतान हुआ था और ये मामला जो है छात्रवृत्ति ऑडिट में प्रयास में आया हुआ था। उसे तत्कालीन समय कलेक्टर साहब ने उसके जांच समिति गठित की। उस जांच समिति के आधार पर उसमें एक टीचर्स और 3 उसमें ऑपरेटर्स हैं जिनके
द्वारा शिक्षकों द्वारा बच्चों की फीडिंग वीडिंग कराई जाती है। तो वहाँ उन लोगों के खाते उन बच्चों के इंदौर क्राइम ब्रांच ने क्लब और बार खोलने के नाम पर एक व्यक्ति से करोड़ों रुपए की ठगी करने के एक बड़े मामले में प्रकरण दर्ज किया है। धोखाधड़ी में फरियादी से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की गई है। फरियादी अंकुर बग्गा, जो कि इंदौर के निवासी हैं और पुणे में नौकरी करते थे, उनकी मुलाकात आरोपी रोहन माखीजा से हुई। रोहन ने उन्हें इंदौर में क्लब और बार के व्यवसाय के बारे में बताया और इसे एक फायदेमंद कारोबार होने का साझा किया। उन्होंने झांसा दिया। उसने फरियादियों को बताया कि इस व्यवसाय की शुरुआती लागत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए होगी और इसमें 1 साल में करीब 8 करोड़ रुपए तक का व्यापार हो सकता है। मुनाफे के लालच में आकर अंकुर बग्गा ने रोहन माखीजा और उसके साथी आरोपी करण शर्मा को अलग अलग समय में लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। ब्रांच में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें क्लब और बार खोलने के नाम पर एक धोखाधड़ी की गई है, जिसमें फरियादी अंकुर बग्गा है, जो कि जिसने बताया कि वह भी इंदौर का रहने वाला है। पुणे में जब वो नौकरी कर रहा था तो उस समय उसको गौरव माखीजा मिला था और उसने बताया कि इंदौर में जो क्लब और बार का जो बिजनेस है उसको अगर अपन रन करते हैं तो उसमें शुरुआती खर्चा 1 करोड़ 60 लाख आएगा, लेकिन इसमें जब अपन 1 साल में 8 करोड़ रुपए का इसका व्यापार होता है तो मुझे भी प्रॉफिट का इन्होंने लालच दिया। तो इस पर से मेरे द्वारा लगभग समय पर इसको ये रोहन माखीजा को और करण शर्मा को अलग अलग समय पर लगभग 2 करोड़ 40 लाख के ट्रांजैक्शन किए। उसके बाद नहीं इनके द्वारा मुझे कुछ भी पार्टनर बनाया गया, नहीं मुझे कुछ परसेंटेज का दिया गया। सीहोर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से मेडिकल संचालक कथित पत्रकारों की जो है आड़ीबाजी से परेशान थे और इस बीच आपको बता दें कि आए दिन कुछ लोग कथित पत्रकार बनकर मेडिकल संचालकों पर जिले में पैसे की आड़ीबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर जिला दवा विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा और जिला सचिव नरेश वर्मा के नेतृत्व में कई मीटिंग्स और इस विषय को लेकर रखी गई थी। दवा विक्रेता जो है वो संघ के जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया कि ये लोग पूरे जिले में मेडिकल संचालकों पर गलत तरीके से वीडियो बनाकर उनसे पैसे मांग रहे थे। दवा विक्रेता संघ ने इस विषय पर सबसे विचार विमर्श करके उन्हें दबोचने की प्लानिंग की और इसके साथ ही साथ ये सीहोर में मेडिकल संचालकों से आड़ीबाजी कर रहे थे। रायसेन की बाड़ी जनपद पंचायत में सरपंच पति सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये मनरेगा में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो मृत हैं और जो कि यहां से जा चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के नाम पर मजदूरी आ रही है। सिर्फ यही नहीं, और भी जगह ऐसी है जहां इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला